बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक टॉपलिंग। टॉपलिंग को समझते हैं क्या होता है। टॉपलिंग बच्चों क्या होता है कि अगर एक कोई ब्लॉक है और इसमें फ्रिक्शन सफिशिएंट है, ये स्लाइड नहीं कर रहा है और आपने फोर्स कहीं सेंटर ऑफ मास से किसी पॉइंट पर ऊपर लगाए, तो आप देखेंगे कि यहां पर एक फ्रिक्शन लगेगा। एम जी इस डायरेक्शन में लगेगा। तो अगर आप देखें कि इस पॉइंट के अबाउट एक यहां पर फ्रिक्शन लगेगा और एक नॉर्मल लगेगा, इधर लगेगा। ओके। और अगर आप फोर्स कहीं पर भी लगाते हो, अगर लेट से सेंटर ऑफ मास पर फोर्स लगाई, तो आप देखेंगे कि एक टॉर्क आएगा। अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखें तो ये फोर्स होगी और ये mg होगी, ये फ्रिक्शन होगा। तो यहां पर सेंटर ऑफ मास के अबाउट फ्रिक्शन का एक टॉर्क आएगा। तो उसको बैलेंस करने के लिए बच्चों क्या होता है कि नॉर्मल की पोजीशन शिफ्ट हो जाती है आगे की तरफ, क्योंकि ये इसको क्लॉकवाइज टॉर्क दे रहा है, नॉर्मल इसको एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क देगा। तो नॉर्मल आगे शिफ्ट होके इसको यानी कि रोटेट होने से बचाता है। तो टॉपलिंग में क्या होता है कि अगर ये स्लाइड नहीं करता है तो ये रोटेट हो जाता है इस पॉइंट के अबाउट, कुछ इस तरह से ये रोटेट होने की टेंडेंसी रखेगा। इस तरह से ये रोटेट होने की टेंडेंसी करेगा इस कॉर्नर के अबाउट। सो उस कंडीशन को हम बोलते हैं जब ये इंस्टेड ऑफ स्लाइडिंग ये रोटेट हो जाए, यानी कि इस कॉर्नर के अबाउट ये इस तरह से रोटेट होना स्टार्ट हो जाए, उसको बोलते हैं हम टॉपलिंग। तो यहां पर बच्चों हम कंसीडर कर रहे हैं फ्रिक्शन इज सफिशिएंट एनफ टू अवॉइड एनी स्लिपिंग, यानी कि हमारा म्यू एम जी इज ग्रेटर देन योर अप्लाइड फोर्स। और लेट से इसकी साइड लेंथ है, ये आपकी साइड लेंथ है ए और आपकी हाइट है बी, और आपने टॉप मोस्ट पॉइंट पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एफ अप्लाई किया हुआ है। ओके। तो यहां पर एक कंडीशन आती है। क्या होगा बच्चों, आप देखेंगे कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन हमेशा पैरेलल टू द अप्लाई सरफेस इन कांटेक्ट होगा। जो भी सरफेस कांटेक्ट में है उसके पैरेलल होगा। और ये हमारी टेंडेंसी है मोशन की, यानी कि टुवर्ड्स राइट, तो हमारा फ्रिक्शन लगेगा टुवर्ड्स लेफ्ट। तो अगर फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे तो यहां पर एक फोर्स अप्लाइड फोर्स है। mg हमेशा सेंटर ऑफ पर लगेगा, सेंटर ऑफ मास यूनिफॉर्म बॉडी कंसीडर कर रहे हैं। फ्रिक्शन हमेशा इस पोजीशन पर लगेगा। सो दीज थ्री फोर्सेस आर फिक्स्ड, इनकी पोजीशन तीनों की फिक्स है। अब बच्चों अगर आप हॉरिजेंटल फोर्स देखोगे तो आपको F इक्वल्स टू फ्रिक्शन हो जाएगा। और वर्टिकल फोर्स में अगर आप देखोगे इट इज नॉट स्लाइडिंग। ओके, इट इज नॉट स्लाइडिंग, स्लाइड नहीं हो रहा है, ये कंडीशन हम मानेंगे। ये स्लाइड नहीं हो रहा है, फ्रिक्शन इज सफिशिएंट एनफ टू अवॉइड एनी स्लिपिंग, ये बोला है। ये स्लाइड नहीं होगा, कोई स्लिप नहीं होगा। तो यहां पर फ्रिक्शन की वैल्यू कैपिटल एफ के बराबर आएगी। दूसरा, हमें वर्टिकल फोर्सेस को अगर बैलेंस करेंगे तो एम जी इक्वल्स टू नॉर्मल हो जाएगा। अब बच्चों इक्विलिब्रियम में हमने पढ़ा था कि हमारा देखो ये एफ एक्स, हमारा एफ एक्स एक्स डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम हो गया और ये हमारा वाई डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम हो गया। और बात आती है रोटेशनल इक्विलिब्रियम की, यानी कि नेट टॉर्क शुड बी जीरो। अगर नेट टॉर्क जीरो है तो आप किसी भी पॉइंट के अबाउट ले सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट लें, ये सी हो गया, तो टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो आप देखेंगे कि यहां पर mg है। और लेट्स फर्स्ट कंसीडर कि नॉर्मल mg के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, यानी कि mg वाली ही लाइन में लग रहा है। तो नॉर्मल और mg का टॉर्क जीरो हो जाएगा। और यहां पर देखेंगे एक्सटर्नल टॉर्क का, एक्सटर्नल फोर्स का जो टॉर्क आएगा वो क्लॉकवाइज आएगा सेंटर के अबाउट। और सेंटर के अबाउट फ्रिक्शन का टॉर्क भी क्लॉकवाइज ही आएगा। दे विल बिहेव एज ए फोर्स कपल, ये दोनों इक्वल फोर्स हैं और पैरेलल, इक्वल एंड अपोजिट हैं और पैरेलल डायरेक्शन में लग रहे हैं। सो दे विल बिहेव ए फोर्स कपल, ये इसको रोटेट कर देंगे। नेट फोर्स तो जीरो है, नेट टॉर्क जीरो नहीं होगा। तो इस फोर्स कपल के टॉर्क को बैलेंस करने के लिए होता क्या है बच्चों, ये नॉर्मल आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। लेट्स अज्यूम कि ये एक्स डिस्टेंस शिफ्ट हो गया है। तो हम टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास लिखेंगे तो यहां पर mg का जीरो आ जाएगा, mg इंटू जीरो। ओके। और यहां से
अगर ये b/2 डिस्टेंस होगा, अप्लाइड फोर्स आपकी F है, इसका टॉर्क आ जाएगा दैट इज F इंटू b/2 विच इज क्लॉकवाइज। और फ्रिक्शन का भी आप देखेंगे, इट विल कम आउट टू बी F इंटू b/2। यानी कि आप यहां पर देखेंगे दिस ऑल्सो b/2 होगा, तो यहां पर ये b/2 हो जाएगा फ्रिक्शन इंटू b/2, और ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। नॉर्मल का पॉइंट देखेंगे तो ये देखो ये ऊपर की तरफ लग रहा है, तो इसको ऐसे रोटेट करने की टेंडेंसी होगी, तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। इसको हम माइनस में लिख देते हैं, x इंटू नॉर्मल। ये हमने लिख दिया x डायरेक्शन इंटू नॉर्मल इक्वल्स टू जीरो। नेट टॉर्क को हमें जीरो करना है। अब बच्चे आप देखेंगे कि हमने यहां पर फ्रिक्शन और एक्सटर्नल फोर्स दोनों इक्वल कंसीडर की है, तो टॉर्क अबाउट सी इज जीरो, सो वी कैन से दैट F प्लस एफ करेंगे तो F प्लस एफ इंटू b/2 विल बी इक्वल्स टू x इंटू नॉर्मल। अब इसको अब देखेंगे f और f दोनों बराबर हैं, तो ये 2f आ जाएगा, और ये f इंटू बी इक्वल्स टू x इंटू नॉर्मल। और नॉर्मल की बच्चों क्या वैल्यू है? नॉर्मल की वैल्यू mg है, तो यहां पर नॉर्मल को अगर mg रख देते हैं तो x की वैल्यू आपको Fb/mg, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी किसकी? x की। यानी कि नॉर्मल कितना शिफ्ट होगा? इतना शिफ्ट होगा। अब बच्चों देयर इज अ कंडीशन फॉर x के लिए एक लिमिट है। x यहां पर देखेंगे आप a/2 से ज्यादा नहीं हो सकता, a/2 से ज्यादा नहीं हो सकता। x अगर आप ये अप्लाइड फोर्स बढ़ाते गए तो ये x बढ़ेगा, क्योंकि यहां पर ये देखो b और mg दोनों फिक्स है। अगर अप्लाइड फोर्स को बढ़ाएंगे तो x बढ़ेगा, लेकिन आप अप्लाइड फोर्स को बढ़ाते बढ़ाते कितना बढ़ा सकते हैं? आप एक x को a/2 कर सकते हैं। तो आपके पास एक कंडीशन आ जाएगी दैट इज F इंटू बी बाई एम जी मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू a/2। यहां से आपके पास F के ऊपर कंडीशन आ जाएगी, यानी कि फोर्स मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू a अपॉन b टू बी इंटू एम जी। ये आपकी फोर्स होनी चाहिए, आपकी फोर्स इस वैल्यू से कम होनी चाहिए, यानी कि एम जी इंटू ए अपॉन टू बी। इस वैल्यू से अगर आपकी फोर्स कम होगी तो यहां पर ये टॉपलिंग नहीं होगी। अब बात करते हैं हमारे, अगर कंसीडर करें म्यू की, यानी कि अगर आप फ्रिक्शन फ्रिक्शन में अगर आपको म्यू दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया हुआ है, तो आपका एक्सटर्नल फोर्स फ्रिक्शन के बराबर है, और फ्रिक्शन हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होगा, यानी कि म्यू एन से कम होगा। यानी कि यू कैन से दैट एक्सटर्नल फोर्स मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू म्यू एन। और एन की वैल्यू mg है, तो आप बोलोगे फ्रिक्शन मस्ट बी लेस देन म्यू mg, यानी कि म्यू mg। तो आपकी फोर्स इससे भी कम होनी चाहिए और इससे भी कम होनी चाहिए। अगर बच्चों ये फोर्स इससे ज्यादा आती है, अगर ये क्या होता है, लेट से अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है और ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, तो क्या होगा? देयर विल बी ए स्लाइडिंग, यहां पर स्लाइडिंग हो जाएगी बिफोर टॉपलिंग, ये कंडीशन। ओके। और बच्चों ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, यानी कि आपके पास एक कंडीशन बनेगी, लेट से फर्स्ट कंडीशन F इज ग्रेटर देन म्यू एम जी बट लेस देन a/2b mg, ये आपकी वैल्यू है। ओके। तो अगर ये फुलफिल हो रही है, तो यहां पर देखेंगे फोर्स फ्रिक्शन से ज्यादा है लिमिटिंग फ्रिक्शन से, तो देयर विल बी ए स्लिपिंग, स्लिपिंग हो जाएगी बिफोर टॉपलिंग, टॉपलिंग से पहले ही स्लिपिंग हो जाएगी। ओके। और कंडीशन अगर आपकी ऐसी है कि फोर्स दोनों से ही कम है, यानी कि दोनों से ही कम है, ये म्यू एम जी से भी कम है, और फोर्स आपकी ए अपॉन टू बी एम जी से भी कम है, तो नीदर टॉपलिंग नॉर स्लाइडिंग, नीदर टॉपलिंग
टॉपलिंग भी नहीं होगी और स्लाइडिंग भी नहीं होगी, नॉट स्लाइडिंग। ओके, थर्ड कंडीशन आपकी क्या आती है? थर्ड कंडीशन में है अगर एफ आपका यानी कि ए बाई टू बी से एम जी से ज्यादा है और म्यू एम जी से कम है, तो यहां पर हो जाएगी बच्चों टॉपलिंग। टॉपलिंग की कंडीशन फुलफिल हो रही है, यानी कि ये रोटेट कर जाएगा, टॉपलिंग बिफोर स्लाइडिंग। स्लाइडिंग से पहले ये टॉपल कर जाएगा। तो ऐसे हम कंडीशन डराइव कर सकते हैं। ओके, एक क्वेश्चन देखते हैं इसी पर बेस्ड। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो बच्चों। An equilibrium uniform prism of mass m rests on a rough horizontal surface with coefficient of friction mu. A horizontal force F is applied on the prism as shown in the figure. If the coefficient of friction is sufficiently high, यानी कि mu काफी है, so that the prism does not slide before toppling, यानी कि mu is F is less than mu mg, ये mu आपका बहुत ज्यादा है, ठीक है। देन मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू टॉपल द प्रिज्म, तो आपको ये कंडीशन है कि इट शुड बी टॉपल बिफोर, यानी कि हमने ये क्यूब के लिए सॉरी रेक्टेंगुलर ब्लॉक के लिए निकाली थी, अब यहां पर इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है। अब इसको बच्चों कैसे निकाल देंगे? तो सबसे पहले आप एक डायग्राम बनाएंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल का। ये आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। तो आप यहां पर देखेंगे कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन तो ये होगी, ये फ्रिक्शन है, और यहां पर आपने अप्लाइड फोर्स लगाई है। सेंटर ऑफ मास पर आपका mg आएगा डेफिनेटली। ओके, सेंटर ऑफ मास यानी कि c। और अगर इसको टॉपल की कंडीशन होनी है तो नॉर्मल शिफ्ट हो के यहां इस कॉर्नर पर आ जाएगा, ठीक है। नॉर्मल शिफ्ट होके आपको मैक्सिमम पोजीशन पर यहां पर कॉर्नर पर आ गया। तो बच्चों यहां पर हमें कंडीशन निकालनी है टॉपलिंग की। इट शुड टॉपल बिफोर स्लाइडिंग, बिफोर स्लाइडिंग। ओके, तो स्लाइडिंग से बिफोर अगर ये टॉपल कर जाए तो हमें होता है कि फोर्स मस्ट बी ग्रेटर देन, यानी कि फर्स्ट फोर्स मस्ट बी ग्रेटर देन ए बाई टू बी इंटू एम जी, ये हमने डेरिवेशन करा था। और फोर्स इज लेस देन म्यू एम जी, क्योंकि हमारा ये सफिशिएंटली लार्ज है, तो इट विल नॉट स्लाइड एंड इट विल टॉपल। टॉपल के लिए हमारी ये कंडीशन होनी चाहिए, ये फुलफिल हो जाएगी। अब बच्चों इसमें ए क्या होता है? ए होती है विड्थ, यानी कि इसको हम लेंगे ए, ये हमारी ए हो जाएगी। ओके, और यहां पर जो भी हाइट है मैक्सिमम हाइट, ये हमारी बी हो जाएगी। ओके, तो आप देखेंगे कि इसकी साइड लेंथ हम मान सकते हैं कि ए हो जाएगी, और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है, तो अगर साइड इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड हम ए मान लेते हैं, तो हाइट की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? ए इंटू √3/2, ये हम हाइट निकाल सकते हैं, विच इज इक्वल टू बी। तो आपकी फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? फोर्स मस्ट बी ग्रेटर देन ए अपॉन 2 टाइम्स ऑफ बी, और बी की वैल्यू है √3/2 इंटू ए, और ये एम जी हो जाएगा। तो आप यहां से कैंसिल करके देखेंगे कि आपके फोर्स की कंडीशन आ जाएगी, फोर्स मस्ट बी ग्रेटर देन एम जी बाई √3, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो यहां पर आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों यहां पर दिया हुआ है a box of dimension L and B kept on a moving truck with an acceleration a if block does not slide। बच्चे यहां पर स्लाइड नहीं कर रहा है। मैक्सिमम एक्सेलरेशन टू रिमेन इक्विलिब्रियम, यानी कि नो टॉपलिंग, नो टॉपलिंग, यहां पर टॉपलिंग नहीं होनी चाहिए। अब नो स्लाइडिंग तो आपको दे रखी है, ये तो फुलफिल है, नो स्लाइडिंग इज फुलफिल। तो बच्चों यहां पर टॉपलिंग नहीं होगी। अब इस कंडीशन को कैसे देख रहे हैं? अगर ट्रक के रेफरेंस फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो यहां पर ये डायमेंशन आपको बी दी हुई है और ये आपको एल दी हुई है।
ओके, ट्रक के डायमेंशन में अगर आप देखेंगे, ट्रक के डायमेंशन में देखेंगे तो यहां पर एक हम सेंटर ऑफ मास पर एक स्यूडो फोर्स लगाते हैं। स्यूडो फोर्स कहां लगाएंगे? सेंटर ऑफ मास पर एम में, और बच्चों एम जी यहां पर लग जाएगी। ओके, अब देखो इसकी स्यूडो फोर्स से ट्रक के रेफरेंस फ्रेम में इसकी टेंडेंसी होगी पीछे जाने की, तो यहां पर एक फ्रिक्शन लगेगा आगे की तरफ। ओके, और सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में एम जी और एम ए का टॉर्क जीरो हो जाएगा, और फ्रिक्शन का टॉर्क होगा एंटी क्लॉकवाइज। फ्रिक्शन का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो इसको क्लॉकवाइज टॉर्क देने के लिए, क्लॉकवाइज टॉर्क देने के लिए नॉर्मल पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि इसको क्लॉकवाइज टॉर्क देने के लिए, यानी कि उसको बैलेंस करने के लिए नॉर्मल पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। आप ऐसे देख सकते हैं यहां पर। ओके, अगर आप इस पॉइंट को, इस कॉर्नर को ए मान लेते हैं, और आप टॉर्क अबाउट ए जीरो करते हैं, टॉर्क अबाउट ए क्या करेंगे? जीरो करेंगे, ताकि ये टॉपल ना हो। ओके, तो मैक्सिमम हम यहां पर निकालेंगे, क्योंकि यहां पर मैक्सिमम शिफ्ट कर दिया है। तो मैक्सिमम जैसे जैसे फोर्स बढ़ाओगे, तो आपका ये नॉर्मल, इसकी नॉर्मल की वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये लिमिट, यानी कि ये शिफ्टिंग हो जाएगी। मैक्सिमम शिफ्टिंग कितनी हो जाएगी? b/2। तो हम यहाँ पर टॉर्क जीरो करेंगे। जीरो के लिए हम क्या करेंगे? ये डायमेंशन होगी आपकी b/2, तो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास के अबाउट ले रहे हैं, सॉरी सॉरी, टॉर्क कहाँ ले रहे हैं हम? इसके अबाउट ले रहे हैं, ए के अबाउट। ए के अबाउट अगर लेंगे तो यहां से mg का जो टॉर्क होगा, mg, आप देखेंगे यहां से टॉर्क mg का कैसे आएगा? दिस विल बी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और ma का कैसे आएगा? इस पॉइंट के अबाउट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हम इसको लिखेंगे mg इंटू b/2, और ma इंटू a इंटू दैट इज l/2, ये जीरो करेंगे, तो यहां से m m कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास a की वैल्यू g इंटू b/l ये आ जाएगी। तो ये आपके a की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, क्योंकि अगर a आपने बढ़ाया तो यहां पर फ्रिक्शन इसके बराबर होगा डेफिनेटली, क्योंकि हॉरिजेंटल फोर्सेस बैलेंस होंगी। वर्टिकल फोर्स mg और n बराबर होंगे। अब इसकी फोर्स अगर वैल्यू बढ़ाओगे तो आपको नॉर्मल को ही शिफ्ट होना पड़ेगा। शिफ्ट होने के लिए इस पॉइंट के बाद ये जा नहीं सकता है, फिर क्या होगा? ये टॉपल हो जाएगा। तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए फॉर विच इट डज नॉट टॉपल। अगर इससे ज्यादा कर दी तो ये टॉपल हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा? GB/L। तो ये आपका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? यूनिफॉर्म क्यूब ऑफ बी। यूनिफॉर्म क्यूब दिया हुआ है जिसकी साइड है आपको बी, मास्ट रेस्ट ऑन ए रफ हॉरिजेंटल टेबल, horizontal force is applied normal to the one of the face at a height 3b/4, ये आपको फिगर में दिया हुआ है। What should be the coefficient of friction between the cube and table so that it will tip about an edge before it start slipping? ओके बच्चों, तो पहली बात आप ये देखना, आप इसको ऐसे एक क्यूब बना लेंगे, यहां पर एक फोर्स लगाई हमने, और ये डिस्टेंस है 3b/4। ओके, ये है। तो फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगी ऑब्वियसली, mg चेंज नहीं होगा। ओके, अब आप देखेंगे सेंटर के अबाउट, ये सेंटर से थोड़ा ऊपर है, तो इसका भी क्लॉकवाइज होगा और इसका भी क्लॉकवाइज होगा, यानी कि फ्रिक्शन भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। ओके, तो यहां पर हम क्या करेंगे? नॉर्मल को आगे की तरफ शिफ्ट कर देंगे। नॉर्मल हमारा आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। नॉर्मल हमारा आगे की शिफ्ट हो गया है, तो ये मैक्सिमम कितना शिफ्ट हो सकता है? यहां पर ये b/2 शिफ्ट हो सकता है। ओके, तो अब इस पॉइंट को आप ए मान लें। ए पॉइंट के अबाउट हमें टॉर्क जीरो करना है, टॉर्क जीरो करना। तो हम यहां पर कहेंगे लेट से एफ का टॉर्क आएगा हमारा एफ इंटू 3b/4। ओके, और mg का टॉर्क, क्योंकि यहां पर नॉर्मल का और इसका जीरो हो जाएगा, तो यहां पर एफ का टॉर्क आएगा 3b/4, और mg का आएगा b/2, तो माइनस mg इंटू b/2, ये हमारा जीरो हो जाएगा। तो यहां से आप फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हो। फोर्स विल बी mg इंटू b/2, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4/3b से,
ये आप देखेंगे तो यहां पर ये बी बी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास 2 mg/3 आ जाएगा। ओके, अब ये एफ की वैल्यू आ चुकी है आपकी, एफ की वैल्यू आ चुकी है, और यहां पर हमें ये दिया हुआ है कि एफ डज नॉट स्लाइड। तो एफ की वैल्यू क्या है, इट इज लेस देन म्यू एम जी, ये म्यू एम जी से कम होनी चाहिए, क्योंकि एफ इज इक्वल टू फ्रिक्शन। यहां पर फोर्स की वैल्यू है 2 mg/3, और फोर्स मस्ट बी लेस देन म्यू एम जी। तो यहां से आपके पास 2/3, यानी कि म्यू आपका 2/3 से ज्यादा होना चाहिए। तो यहां से आपके पास ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा, म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 2/3। नेक्स्ट इज टॉपलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन। यानी कि बच्चों, अगर किसी इंक्लाइन प्लेन पर एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसकी हम विड्थ बी मान लेते हैं और हाइट एच, ये इसकी हाइट है एच, और इसका मास m है, तो आप देखेंगे कि यहां पर mg के दो कंपोनेंट आएंगे। एक आएगा mg साइन थीटा, जो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन होगा, और एक परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन हम mg cos थीटा ले सकते हैं। ओके, और फ्रिक्शन एज यू कैन से यहां पर ये अप द इंक्लाइन होगा। तो अगर आप देखेंगे सेंटर के अबाउट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का एक एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होगा, mg साइन थीटा mg cos थीटा का जीरो हो जाएगा। तो इस एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो फ्रिक्शन की वजह से होगा, इसको बैलेंस करने के लिए नॉर्मल आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो नॉर्मल की पोजीशन कुछ यहां पर x हम बोल सकते हैं, x शिफ्ट हो जाएगी, और हम बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन की वैल्यू mg साइन थीटा के बराबर होगी, और नॉर्मल की वैल्यू mg cos थीटा के बराबर। ओके, तो पहले हम कंसीडर कर रहे हैं, अगर यहां पर देखो, हमने ये कंसीडर किया था कि टेन थीटा इफ ग्रेटर देन म्यू, तो स्लाइडिंग पॉसिबल नहीं होगी। इफ म्यू इज लेस देन टेन थीटा, म्यू अगर टेन थीटा से लेस देन है तो क्या हो जाएगा, स्लिपिंग हो जाएगी टॉपलिंग होने से पहले, ये स्लिप करने लग जाएगा, फिर टॉपल नहीं होगा। ओके, अगर म्यू आपका टेन थीटा से ज्यादा है, पहली एक कंडीशन है क्या होना चाहिए, म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन टेन थीटा, पहली एक कंडीशन होनी चाहिए फॉर टॉपलिंग। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ये नॉर्मल शिफ्ट हो गया है, यहां पर टॉर्क, टॉर्क अगर हम करें, ओके, टॉर्क को लेट से हम टॉर्क अबाउट सेंटर, सी के अबाउट सेंटर, टॉर्क अबाउट सेंटर अगर हम जीरो करें, जीरो करें, तो हम टॉर्क अबाउट सेंटर जीरो करेंगे, तो ये इन दोनों का जीरो हो जाएगा, mg साइन थीटा mg cos थीटा का, क्योंकि दोनों सेंटर से पास करेंगे। फ्रिक्शन के लिए हम ये देखेंगे, फ्रिक्शन के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा दैट इज h/2, और ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, हम इसको लिख सकते हैं दैट इज f इंटू h/2। ओके, और नॉर्मल का टॉर्क यहां से x डिस्टेंस शिफ्ट हो गया, यानी कि ये डिस्टेंस x होगा, तो नॉर्मल का ये क्लॉकवाइज टॉर्क होगा, इसको हम माइनस में लिख रहे हैं, माइनस n इंटू एक्स मस्ट बी जीरो। ओके, अब यहां से f की वैल्यू, आप f की वैल्यू mg साइन थीटा डाल सकते हैं, और नॉर्मल की वैल्यू आप mg cos थीटा डाल सकते हैं, ये दोनों डाल देंगे, तो यहां से आपको आ जाएगा f h/2 माइनस इक्वल्स टू n इंटू एक्स। तो यहां से आपके पास आ जाएगा f/n इंटू h/2 इक्वल्स टू एक्स। तो f/n अगर आप करोगे, तो f/n आपको ये मिल जाएगा टेन थीटा, यानी कि टेन थीटा इंटू h/2 इक्वल्स टू एक्स, ये मिल जाएगा। f/n यहां से निकालेंगे, टेन थीटा आ जाएगा। अब बच्चों, x की कंडीशन है, x क्या होगा, x b/2 से छोटा होना चाहिए, लेस देन और इक्वल्स टू, क्योंकि x की मैक्सिमम लिमिट यहां से इंक्रीज होते होते सेंटर से कितना डिस्टेंस हो सकता है, b/2। तो यहां पर x की वैल्यू हम अगर b/2 रखते हैं, तो यानी कि हम बोल सकते हैं टेन थीटा इंटू h/2 मस्ट बी लेस देन
b/2। तो यहां से आ जाएगा आपका टेन थीटा मस्ट बी लेस देन b/h, यानी कि टेन थीटा आपका म्यू से भी कम होना चाहिए। तो आपकी कंडीशन क्या आ गई टॉपलिंग की, टेन थीटा इफ लेस देन b/h, नो टॉपलिंग, नो टॉपलिंग। और टेन थीटा, अगर टेन थीटा म्यू से बड़ा है तो ये नो स्लाइडिंग होगी, लेकिन b/h से छोटा है तो ये नो टॉपलिंग होगी। अगर आपका टेन थीटा इज ग्रेटर देन म्यू, लेट्स से टेन थीटा इज ग्रेटर देन म्यू एंड टेन थीटा इज ग्रेटर देन b/h, तो यहां पर टॉपलिंग हो जाएगी, नो स्लाइडिंग, स्लाइडिंग नहीं होगी बट टॉपलिंग विल अकर, टॉपलिंग हो जाएगी। तो आपको ये टर्म याद करना है कि टेन थीटा b/h से कम होना चाहिए और टेन थीटा मस्ट बी लेस देन म्यू से भी कम होना चाहिए, इट शुड नॉट स्लाइड। नेक्स्ट बच्चों रोलिंग मोशन है। रोटेशन का सबसे डिफिकल्ट और सबसे क्रूशियल पार्ट होता है रोलिंग मोशन। तो बच्चों रोटेशन का सबसे डिफिकल्ट पार्ट रोलिंग मोशन होता है, लेकिन इसको स्टेप बाय स्टेप अगर स्टडी करोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो रोलिंग मोशन में क्या होता है, रोलिंग मोशन का अगर एक एग्जांपल दें, जैसे यानी कि व्हील ऑफ द बाइसिकल, व्हील ऑफ बाइसिकल की अगर हम बात करें तो आप ये देखेंगे कि आपका व्हील क्या होता है कि ये रोटेट भी कर रहा होता है और इसका एक्सिस ट्रांसलेट भी कर रहा होता है, यानी कि ये ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन दोनों ही मोशन है यहां पर। यानी कि कोई भी व्हील ट्रांसलेट भी कर रहा है और रोटेट भी कर रहा है, तो वो मोशन होगा रोलिंग मोशन, उसको बोलते हैं, यानी कि कंबाइंड मोशन विच कैन बी कॉल्ड एज रोलिंग मोशन। अब जो इसको डील करने के लिए सबसे इजी मेथड क्या है कि हम दो मोशन को अलग अलग सेपरेट कर लेंगे। यानी कि हम जब रोटेशन को देखेंगे तो सिर्फ रोटेशन की स्टडी करेंगे और जब ट्रांसलेशन को देखेंगे तो सिर्फ ट्रांसलेशन की स्टडी करेंगे और फिर इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, दोनों को कंबाइन कर देंगे और आपको ये रोलिंग मोशन मिल जाएगा। तो सबसे पहले स्टडी करते हैं बच्चों काइनेमेटिक्स ऑफ रोलिंग मोशन। काइनेमेटिक्स ऑफ रोलिंग मोशन में अगर आप देखोगे, जैसे यहां पर देखें, काइनेमेटिक्स ऑफ रोलिंग मोशन में अगर आप देखेंगे कि लेट से इसकी सेंटर v वेलोसिटी से जा रहा है और ओमेगा इसका एंगुलर वेलोसिटी है और इसका रेडियस हम r मान लेते हैं, इसका रेडियस इज r। ओके, तो ड्यू टू रोटेशन अगर यहां पर हम पॉइंट मार्क करते हैं, लेट से 4 पॉइंट मार्क करते हैं, सिर्फ रोटेशन की वजह से देखेंगे, तो रोटेशन की वजह से जो इसकी स्पीड आएगी इस पॉइंट की, ये आएगी ओमेगा इंटू आर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि ये रोटेट कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये पॉइंट की स्पीड ओमेगा आर हो जाएगी। इस पॉइंट की स्पीड नीचे की तरफ हो जाएगी जस्ट ड्यू टू रोटेशन ओमेगा आर। हम मानेंगे सिर्फ ये बॉडी रोटेट कर रही है विद एंगुलर स्पीड ओमेगा और रेडियस आर है। लोअर मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगी ओमेगा इंटू आर, और इस पॉइंट की वेलोसिटी ऊपर की तरफ आएगी ओमेगा इंटू आर ड्यू टू रोटेशन। अब देखेंगे बच्चों सिर्फ ट्रांसलेशन से। अभी तक हमने देखा रोटेशन की वजह से ये 4 पॉइंट हैं, लेट से इनको नाम दे देते हैं, लेट से ये ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट डी। हमने सिर्फ रोटेशन से ऑब्जर्व किया और इनकी स्पीड आ गई। अब जो ट्रांसलेशन में क्या होता है कि ट्रांसलेशन में बॉडी रोटेट नहीं कर रही होती है, सारी बॉडी ट्रांसलेट कर रही होती है, तो एवरी पॉइंट ऑन द बॉडी विल हैव द सेम वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी सेम होगी, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सबका सेम होगा, क्योंकि सारी की सारी बॉडी ट्रांसलेट कर रही है, एक ही डायरेक्शन में जा रही हो। तो हम फ्रॉम ट्रांसलेशन हम बोल सकते हैं ए पॉइंट जो ऊपर है इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v होगी। ये पॉइंट बी था, इसकी वेलोसिटी भी v हो जाएगी और सी पॉइंट की भी वेलोसिटी v हो जाएगी
और डी पॉइंट की वी वेलोसिटी वी हो जाएगी। ओके, तो ये हमने ट्रांसलेशन से देखा और ये हमने रोटेशन से देखा। अब अगर बच्चों इन दोनों को कंबाइन कर दें तो ए पॉइंट की वेलोसिटी आप देखेंगे ओमेगा आर आगे की तरफ है और वी आगे की तरफ है, तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो इसकी कितनी वेलोसिटी हो जाएगी आप यहां पर देखेंगे, यहां पर इसको देख सकते हैं। इसकी वेलोसिटी ए पॉइंट की वेलोसिटी आपकी ओमेगा आर ड्यू टू रोटेशन होगी और v इसी डायरेक्शन में ड्यू टू ट्रांसलेशन हो जाएगी। इस पॉइंट की वेलोसिटी देखेंगे v फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेशन ट्रांसलेशन की वजह से होगी और डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपकी ओमेगा आर रोटेशन की वजह से। सी पॉइंट को देखेंगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में v होगी ट्रांसलेशन की वजह से और बैकवर्ड डायरेक्शन में ओमेगा आर होगी रोटेशन की वजह से। अगर डी पॉइंट को आप विजुलाइज करें तो इसकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसलेशन की वजह से होगी और अपवर्ड डायरेक्शन में ओमेगा आर रोटेशन की वजह से होगी। तो आप यहां पर देख सकते हैं और सेंटर की वेलोसिटी आपको दी हुई है v, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी ओमेगा आर प्लस वी आ गई है, इसकी वेलोसिटी v आगे की तरफ ओमेगा आर नीचे की तरफ, इस पॉइंट की वेलोसिटी v आगे की तरफ ओमेगा आर पीछे की तरफ, यानी कि इस पॉइंट की वेलोसिटी आप ऐसे भी लिख सकते हो फॉरवर्ड डायरेक्शन में v माइनस ओमेगा आर। ओके, और अपवर्ड डायरेक्शन में इसकी ओमेगा आर आई है और इधर इसकी v आ गई। ओके, तो यहां पर ओमेगा से ये रोटेट कर रहा था और v वेलोसिटी से इसका सेंटर ऑफ मास, एंड दिस इज v इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ, ये है। ओके, अब एक टर्म होता है बच्चों प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग क्या टर्म होता है इसको ध्यान से देख लो आप। प्योर रोलिंग, फॉर एग्जाम्पल प्योर रोलिंग ऑन द, अगर हम ग्राउंड करें तो यहां पर जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट था, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को हमने सी माना था, तो सी इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो वेलोसिटी, यानी कि ये देखो नीचे ये कोई भी सरफेस है और ये दिस पॉइंट इज इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेस, तो ये पॉइंट इस सर्कल पर भी है और ये इस बॉडी पर भी है और एक ये सरफेस पर भी है, तो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए। अगर लेट से ये ग्राउंड है तो ग्राउंड पे तो ये ग्राउंड तो कहीं चल नहीं रहा है, तो इसकी वेलोसिटी जीरो होती है, तो सी की वेलोसिटी भी जीरो होनी चाहिए। अगर हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात करें तो वेलोसिटी ऑफ सी मस्ट बी जीरो, यानी कि नो स्लाइडिंग एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर कोई भी स्लाइडिंग नहीं होनी चाहिए, यानी कि कोई भी स्लाइडिंग जैसी चीज नहीं होगी। यहां पर क्या होगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ही चेंज होता रहता है। जैसे ही कि ये रोटेट होके थोड़ा सा आगे आएगा तो इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट चेंज हो जाएगा, यानी कि ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बन जाएगा। जैसे ये थोड़ा सा और आगे आएगा तो ये वाला पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बन जाएगा और ये वाला पॉइंट ऊपर आ जाएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइम में इसके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ही चेंज करते हैं। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट स्लाइड नहीं करता है, देयर इज नो स्लाइडिंग इन प्योर रोलिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहां पर ये स्लाइड नहीं करता है, ये बिल्कुल जीरो वेलोसिटी से होता है। अब वेलोसिटी ऑफ सी हमने कैसे लिखी थी, वेलोसिटी ऑफ सी v आगे की तरफ थी और पीछे की तरफ ओमेगा आर, v माइनस ओमेगा आर। नेट वेलोसिटी कितनी थी, v इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ओमेगा आर इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो अगर ये ग्राउंड पर चल रहा है, इट इज रोलिंग ऑन द ग्राउंड, अगर ग्राउंड पर रोल होता है तो वेलोसिटी ऑफ सी क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, इट मस्ट बी जीरो। तो वहां पर आ जाएगा v विच इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू ओमेगा, ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। v इक्वल्स टू आपकी क्या आ जाएगी, ओमेगा आर। अगर v इक्वल्स टू ओमेगा आर आ गई है तो इस पॉइंट की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी और इस पॉइंट की वेलोसिटी ओमेगा आर प्लस v, यानी कि ओमेगा आर प्लस v इक्वल्स टू 2v हो जाएगी। इस पॉइंट की वेलोसिटी v इधर है, v इधर है, यानी कि इस डायरेक्शन में v रूट 2 हो जाएगी। इस पॉइंट की वेलोसिटी v आगे की तरफ है और
ओमेगा आर ऊपर की तरफ है और ओमेगा आर इज इक्वल्स टू वी ओनली, तो इसकी डायगोनली इस डायरेक्शन में वी रूट टू हो जाएगी। तो यानी कि इस पॉइंट की वेलोसिटी टू वी हो जाएगी, इस पॉइंट की वेलोसिटी वी रूट टू हो जाएगी, और इस पॉइंट की वेलोसिटी वी रूट टू हो जाएगी, और इस पॉइंट की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी इन केस ऑफ प्योर रोलिंग। तो बच्चों प्योर रोलिंग के केस में हमारे पॉइंट ए की वेलोसिटी टू वी आ गई है, और डी की वेलोसिटी आप देख सकते हो यहां पर वी रूट टू आ गई है। ओके, और इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में वी रूट टू, और इस पॉइंट की वेलोसिटी जीरो। तो बच्चों प्योर रोलिंग के केस में ये इंस्टेंटेनियस रेस्ट पर होता है, यानी कि सी क्या होता है, इट इज एट इंस्टेंटेनियस रेस्ट। इंस्टेंटेनियस रेस्ट होता है। तो फॉर द टाइम बीइंग हम ये मान सकते हैं फॉर द स्मॉल मोमेंट, फॉर स्मॉल ड्यूरेशन या स्मॉल टाइम, ठीक है, छोटे इंटरवल के लिए हम ये मान सकते हैं कि ये रेस्ट पर है, यानी कि ये पॉइंट फिक्स है। मान लो ये पॉइंट फिक्स है और ये पूरी बॉडी ओमेगा से घूम रही है। किससे घूम रही है? इस पॉइंट के अबाउट ये पूरी बॉडी किससे रोटेट हो रही है? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। ये मान के हम इस पूरी बॉडी को देख सकते हैं। देखो, अगर ये ओमेगा से घूम रही है तो यहां पर आप देखोगे कि सी से ए पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? 2r। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? ओमेगा इंटू 2r। कितनी हो जाएगी? ओमेगा इंटू 2r। और ओमेगा आर वी था, तो ओमेगा इंटू 2r क्या हो गई? 2v हो जाएगी। आ गई। यहां पर अगर आप इस पॉइंट को देखेंगे तो आप देखेंगे ये r होता है, ये डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस r है, और ये r रूट टू होगा, ये r रूट टू होगा। तो अगर कोई भी बॉडी ऐसे ओमेगा से रोटेट हो रही है तो b पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? r रूट टू। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी हम क्या लिख सकते हैं? इसकी वेलोसिटी हम लिख सकते हैं ओमेगा इंटू जो भी डिस्टेंस है r रूट। तो वो कितनी आई है? देखो v रूट टू आ गई। तो हम इसको ये देख सकते हैं कि इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट हो रहा है, ये पूरा रोटेट हो रहा है। ओके, अब इस पॉइंट को भी देखेंगे तो ये भी r रूट टू आएगा हमारा, और इसकी भी वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं ओमेगा इंटू आर रूट। तो ये पूरी बॉडी ऐसे रोटेट कर रही है, तो जो जितनी दूर होगा पॉइंट उतने ही ज्यादा फास्ट मूव कर रहा होगा, क्योंकि कोई भी बॉडी जब रोटेट कर रही होती है, जितने एक्सिस के क्लोज होंगे पॉइंट उतने ही वो स्लो होंगे, और जितने एक्सिस से दूर होंगे पॉइंट वो सबसे ज्यादा फास्ट होंगे। तो ये पॉइंट यहां से सबसे फास्टेस्ट होता है, क्योंकि ये मैक्सिमम डिस्टेंस पर है। ओके, यहां से और भी देखोगे वो डिस्टेंस कम आएगा। एक्सिस से आप डिस्टेंस लेने जाओगे तो सबका कम आएगा। मैक्सिमम डिस्टेंस पर ये पॉइंट है तो इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। तो आप देख सकते हो इसके लोअर हाफ की वेलोसिटी कम होती है और अपर हाफ में इनकी वेलोसिटी ज्यादा होती है। इसी पर बच्चों कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो आप इसको अज्यूम करेंगे कि ये पूरी डिस्क या स्फीयर जो भी मानेंगे इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है फॉर द टाइम बीइंग, मतलब बहुत छोटे इंस्टेंट पर, यानी कि इंस्टेंटेनियस इसको एक्सिस मान लिया। इसको क्या मान लिया? इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसके अबाउट घूमता हुआ देख के हम इनकी किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी हम इजीली निकाल सकते हैं। यानी कि यहां पर दो प्लेटफॉर्म दे रखे हैं, लेट से दिस इज P1 एंड दिस इज P2। दो प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है, और इस प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड फॉरवर्ड डायरेक्शन। और रेडियस आपको इस स्फीयर का दे रखा है 25 सेंटीमीटर। वी नीड टू फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी एंड VCM ऑफ द स्फीयर। अज्यूम नो स्लिपिंग एट एनी सरफेस, यानी कि ये जो सरफेस हैं जो कॉन्टैक्ट में है इनमें स्लिपिंग नहीं हो रही है। ये सरफेस कॉन्टैक्ट में है। ओके, यहां पर कोई भी स्लिपिंग नहीं है। तो यहां पर आप अज्यूम कर सकते हो, लेट से दिस इज ए एंड दिस इज पॉइंट बी। तो पॉइंट ए, और आप इसको ऐसे अज्यूम कर सकते हो, आप अज्यूम कर लें, लेट से दिस इज VCM
और इसकी वेलोसिटी कुछ इस तरह ओमेगा हमने अज्यूम कर ली। अगर हम यहां पर अज्यूम करें इसकी वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी है VCM, और ये कितनी है ओमेगा, तो हम सिर्फ रोटेशन कंसीडर करेंगे तो इसकी वेलोसिटी कितनी आएगी ओमेगा आर आएगी, और ट्रांसलेशन कंसीडर करेंगे तो VCM आएगी। तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी हमारी कितनी हो जाएगी ओमेगा इंटू आर प्लस VCM, ये हो जाएगी ओमेगा इंटू आर प्लस VCM। और बी पॉइंट पर कोई भी स्लाइडिंग नहीं है, तो जो प्लेटफॉर्म की स्पीड है वही बी पॉइंट की स्पीड होनी चाहिए, और प्लेटफॉर्म की स्पीड आपको 2 मीटर पर सेकंड दे रखी है। दूसरा वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए देखेंगे तो ये इस डायरेक्शन में VCM होगी और बैकवर्ड डायरेक्शन में ओमेगा आर होगी। तो इसको हम लिख सकते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में VCM माइनस ओमेगा आर, और ये कितनी है 3 सेंटीमीटर, 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड। अब यहां पर आपको दो इक्वेशन आ गई हैं और दो वेरिएबल है, आर आपको गिवन है, तो दोनों को अगर ऐड कर दें तो आपको 2 VCM, तो VCM की वैल्यू 5/2 मीटर पर सेकेंड मिल जाएगी। ओके, तो यानी कि 2.5 मीटर पर सेकेंड आपको मिल जाएगी VCM। दूसरा VCM अगर मिल जाती है आपको, तो ओमेगा आर की वैल्यू आप यहां से देखेंगे, ओमेगा आर की वैल्यू आपको -1/2 मीटर पर सेकेंड मिल जाएगी, यानी कि ओमेगा आर की वैल्यू आपकी नेगेटिव आएगी। और आर की वैल्यू अगर आप 1/4 मीटर लेते हैं, आर की वैल्यू 1/4 लेंगे, मीटर्स में अगर चेंज करेंगे तो ओमेगा की वैल्यू आपको यानी कि 1/2/r मिलेगी, तो ये -2 रेडियन पर सेकेंड मिल जाएगी, यानी कि आर से हम डिवाइड कर देंगे इसको, तो ये -2 रेडियन पर सेकेंड। तो बच्चों माइनस कहने का मतलब है कि ये ओमेगा जो रोटेशन हमने इस डायरेक्शन में लिया है, तो इसकी ओरिजिनल रोटेशन इस डायरेक्शन में होगी, यानी कि ये बॉडी इस तरह से रोटेट कर रही होगी इन एंटी क्लॉकवाइज मैनर, और ये आगे जा रही होगी, क्योंकि आप देखेंगे लोअर पोर्शन ज्यादा फास्ट जा रहा है और अपर पोर्शन स्लो जा रहा है, तो यानी कि ये ऐसे ज्यादा फास्ट जा रही होगी, तो ये ऐसे रोटेट कर रही होगी और आगे जा रही होगी, यानी कि ये स्लो है और ये फास्ट है, तो ऐसे रोटेट कर रही होगी और आगे जा रही होगी। तो इस तरह से हम ओमेगा आर और VCM निकालेंगे। तो बच्चों प्योर रोलिंग में इट डिपेंड्स कि आपके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट किस पॉइंट से चल रहे हैं। अगर वो ग्राउंड पे होता है तो इस पॉइंट की वेलोसिटी हम जीरो लेते हैं, लेकिन आपने ये देखा ये प्लेटफॉर्म है तो इसकी वेलोसिटी कितनी आई है 3 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा बच्चों, अगर आपका प्योर रोलिंग होता है और आपकी ओमेगा नहीं है, ACM है, यानी कि आपको एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास दे रखी है और अल्फा दे रखी है एंगुलर एक्सेलरेशन, तो बच्चों इस पॉइंट की एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी अल्फा आर प्लस ACM, और इस पॉइंट की वेलोसिटी एक्सेलरेशन ACM और अपोजिट डायरेक्शन में अल्फा आर। इस अल्फा आर, अल्फा आर और ACM जिस तरह से हमने वेलोसिटी लिखी थी इस तरह इस डायरेक्शन में ACM, ऊपर की तरफ अल्फा आर, ऐसे हो जाएगी। अब बच्चों अगर प्योर रोलिंग कंसीडर करनी है, प्योर रोलिंग कंसीडर करनी है तो यहां पर जो पॉइंट है C, तो एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या आना चाहिए जीरो आना चाहिए। अगर कोई भी वेलोसिटी नहीं है तो एक्सेलरेशन क्या आना चाहिए जीरो आना चाहिए, यानी कि अल्फा आर ACM के बराबर होना चाहिए। ये प्योर रोलिंग की कंडीशन है, अल्फा आर ACM के बराबर होना चाहिए। तो यहां पर ये देखेंगे इसकी वेलोसिटी क्या आ जाएगी अल्फा आर प्लस ACM, यानी कि 2 ACM आ जाएगी। अगर एक्सेलरेशन गिवन है, इफ एक्सेलरेशन अल्फा एंड एक्सेलरेशन आर गिवन, अगर किसी बॉडी के आपको एक्सेलरेशन इंस्टेड ऑफ वेलोसिटी एंड ओमेगा आपको एक्सेलरेशन और अल्फा दे रखे हैं, तब आप ये कंडीशन अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहां पर ओमेगा और वी तो है नहीं, तो आप अल्फा और ACM में कंडीशन निकालेंगे। डिस्प्लेसमेंट एंड रोटेशन
रोटेशन इन प्योर रोलिंग। तो बच्चों अभी हमने बोला था कि आपका v इक्वल्स टू ओमेगा आर होगा। तो अगर इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये ओमेगा इंटू टी हो जाएगा। यानी कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा सेंटर ऑफ मास का इक्वल्स टू ओमेगा टी क्या होता है, थीटा, थीटा इंटू आर होगा। तो जितना आपका रोटेशन होगा उसके अकॉर्डिंग ही आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। लेट से ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को पॉइंट पी बोल रहे हैं, ओके, ये सेंटर को सी बोल रहे हैं। तो लेट से हाफ रोटेशन हुआ है यहां से, दिस इज वन, ओके, यहां पर हाफ रोटेशन हुआ है, हाफ रोटेशन। हाफ रोटेशन में बच्चों क्या होगा, हाफ रोटेशन में P अपना इस पॉइंट पर पहुंच जाएगा, P यहां पर पहुंच जाएगा, यानी कि P यहां पर पहुंच जाएगा। ठीक है, हाफ रोटेशन में आपका P यहां पर पहुंच जाएगा। और आपका थीटा कितना होगा, थीटा होगा पाई, पाई आर। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा होगा ये पाई आर के बराबर। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, पाई आर के बराबर। आप ये देखेंगे, आप ये सोच सकते हैं कि ये वाला पॉइंट यहां से यहां, ये वाली पूरी डिस्टेंस, ये जब ये रोटेट होगा ये वाला पॉइंट यहां आएगा और ये वाला पॉइंट ऊपर जाएगा, तो ये पूरा ये इससे टच होता हुआ जाएगा। यानी कि ये पॉइंट यहां से टच होगा, ये पॉइंट, तो ये पॉइंट फाइनली यहां टच हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंट ये ग्राउंड से टच होंगे। तो जैसे जैसे ये घूमता जाएगा ये सारे पॉइंट यहां पर टच होते जाएंगे। तो फाइनली ये पॉइंट यहां टच होगा और ये पॉइंट ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये सारे पॉइंट टच होने के लिए आपको ये डिस्टेंस कितना होगा, ये पाई आर होगा। तो ये पाई आर होगा। हाफ रोटेशन में पी पॉइंट यहां पर पहुंच जाएगा और ये पाई आर डिस्टेंस होगा। अगर फुल रोटेशन की बात करें तो ये सेंटर फिर अगेन पाई आर होगा और ये पी पॉइंट वापस यहां पर आ जाएगा, तो ये अगेन पाई आर होगा। तो इस कंडीशन में आप देखेंगे ये वाले पॉइंट सारे यहां पर टच हो जाएंगे, ये वाले पॉइंट यहां टच होते हुए जाएंगे। जब ये रोटेट होगा तो ये अनरैप टाइप की चीज होगी, यानी कि ये सारे पॉइंट यहां पर टच होते हुए जाएंगे। तो ये डिस्टेंस पूरा, ये फाइनली पी यहां पर आएगा जैसे जैसे रोटेट होगा, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये पाई आर के बराबर होगा। तो रोटेशन में अगेन हमारा पाई है, तो ये डिस्टेंस पाई आर हुआ। तो टोटल डिस्टेंस बच्चों कितना हो गया, 2 पाई आर हो गया। तो जितना पेरीफेरी है, यानी कि ये देखो पी पॉइंट वापस यहां आ गया, तो सारे पॉइंट एक एक बार, सारे पॉइंट ये यहां ग्राउंड से टच होते हुए गए होंगे, तो ये सारे पॉइंट टच होंगे। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। तो आप डिस्टेंस हमेशा, डिस्टेंस कितना निकाल, किससे निकाल सकते हो, सेंटर का डिस्टेंस आप इससे निकाल सकते हो, वी इंटू टी, ओमेगा इंटू टी। ओमेगा इंटू टी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, वी इंटू टी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू आर थीटा। अगर आपको थीटा दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, तो आप सिंपली, आपको कोई बोले कि क्वार्टर रोटेशन कितना होगा, तो क्वार्टर रोटेशन में आपका थीटा होगा पाई बाई टू इंटू आर। तो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा पाई आर बाई टू। यानी कि क्वार्टर रोटेशन में, क्वार्टर रोटेशन में आपका क्या होगा, क्वार्टर रोटेशन में पी आपका यहां पर पहुंच जाएगा और ये सेंटर यहां कितना चलेगा, पाई आर बाई टू ऐसे चलेगा, और पी पॉइंट यहां पर पहुंच जाएगा। तो ऐसे क्वार्टर रोटेशन होगा। तो इस इस रिलेशन को आप याद रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में कंसीडर करते हैं, यहां पर क्वेश्चन दिया हुआ है, कंसीडर अ पॉइंट पी ऑफ ए व्हील ऑन द ग्राउंड विच रोल्स ऑन द ग्राउंड विदाउट स्लिपिंग। जब भी विदाउट स्लिपिंग बोले मतलब रोलिंग है। देन वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट पी व्हेन व्हील कंप्लीट्स द हाफ रिवॉल्यूशन। तो बच्चों क्या दिया हुआ है आपको, ये एक व्हील दिया हुआ है और ये हाफ रोटेशन कर लेता है, ठीक है, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को आपको पी दिया हुआ है। हाफ रोटेशन करने के बाद ये पॉइंट पी यहां पर पहुंच जाएगा और ये डिस्टेंस आप देख सकते हो कितना होगा, दिस डिस्टेंस विल बी पाई इंटू आर। ओके, अब इन्होंने पूछा हुआ है कि पी का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ओके, रेडियस आपको 1 मीटर दिया हुआ है, रेडियस इज गिवन एज 1 मीटर। तो पी का डिस्प्लेसमेंट, पी इस पोजीशन पे था, इस पोजीशन पे पहुंच गया है। तो अगर ये ज्वाइन करेंगे तो ये डिस्टेंस कितना होगा, दिस विल बी पाई इंटू आर, और आर की वैल्यू 1 मीटर दे रखी है तो पाई के बराबर हो जाएगा। तो टोटल देखो, सेंटर का डिस्प्लेसमेंट तो पाई आर हुआ है ना, और ये ऊपर पहुंच गया, यानी कि इसकी पोजीशन सेंटर के रिस्पेक्ट में ऊपर पहुंच गई।
तो अगर पी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट लेना हुआ तो हमें ये लेना पड़ेगा, ये डिस्प्लेसमेंट होगा पी पॉइंट का। ओके, तो यहां पर ये देखेंगे ये पाई आर होगा और ये 2r होगा, कितना होगा 2r होगा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हम पाइथागोरस से निकाल सकते हैं, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू रूट ऑफ पाई आर होल स्क्वायर प्लस 2r होल स्क्वायर। आर की वैल्यू आपको 1 दी हुई है, तो ये आंसर हो जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 4 का रूट। आप देख सकते हैं आंसर आपका बी आ जाएगा और ये मीटर्स में है। देन वी विल स्टडी काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रोलिंग बॉडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। काइनेटिक एनर्जी के ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चन आपके काइनेटिक एनर्जी पे पूछे जाते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोलिंग बॉडी कैसे लिखेंगे, देखो बच्चों, रोलिंग बॉडी को, रोलिंग को हम क्या कंसीडर करेंगे, रोलिंग को हम कंसीडर करते हैं ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। यानी कि हम यहां पर कंसीडर करेंगे, ट्रांसलेशन में सारी बॉडी एक ही वेलोसिटी से जा रही होती है, तो हम ट्रांसलेशन में उसकी वेलोसिटी क्या होती है, जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होती है, तो हम ये लिख सकते हैं हाफ एम वी सी एम स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। और रोटेशन की वजह से बच्चों, रोटेशन की वजह से प्योर रोटेट होता है, तो सेंटर ऑफ मास पर हम इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमने क्या लिखी थी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ आई, इसको आप ध्यान रखना, ये आई सी एम इंटू ओमेगा स्क्वायर होगी, क्या होगी, आई सी एम इंटू ओमेगा स्क्वायर। अगर ये प्योर रोलिंग है बच्चों, क्या है, प्योर रोलिंग, दिस इज एनी टाइप ऑफ रोलिंग, अगर आप कोई भी काइनेटिक एनर्जी लिखने चाहें, हाफ एम वी सी एम स्क्वायर प्लस हाफ आई सी एम, ये ध्यान रखना आई सी एम सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होना चाहिए इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो इन केस ऑफ प्योर रोलिंग, केस ऑफ प्योर रोलिंग, अगर आपकी प्योर रोलिंग हो रही है तो उस केस में आपकी वी सी एम किसके बराबर होगी, ओमेगा आर के बराबर। ओके, तो यहां पर आप टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं हाफ एम वी सी एम स्क्वायर, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, और हाफ आई ओमेगा स्क्वायर को बोलते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अच्छा बच्चों, यहां ओमेगा को हम वी सी एम बाई आर भी लिख सकते हैं और इसको इस तरह से स्क्वायर कर सकते हैं। ओके, आप इस तरह से स्क्वायर कर सकते हो, तो आप यहां पर, और आई को अगर ऐसे रिप्लेस कर देते हैं एम के स्क्वायर, और बच्चों आपको बताया था के क्या होता है, रेडियस ऑफ जायरेशन, रेडियस ऑफ जायरेशन ये होता है। आई को हम मान लेते हैं कि कोई भी बॉडी है उसका के डिफरेंट होगा, तो इसको एम के स्क्वायर से रिप्लेस कर देते हैं, तो यानी कि ये आ जाता है हाफ एम वी सी एम स्क्वायर प्लस हाफ एम के स्क्वायर वी सी एम स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो आप देखेंगे हाफ वी सी एम स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो टोटल काइनेटिक एनर्जी आपके पास कितनी आ जाएगी, हाफ एम वी सी एम स्क्वायर, ये कॉमन ले लिया, और ये 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, यानी कि ये पार्ट, दिस इंटू दिस इज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इनटू दिस इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। यानी कि ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी लिखे तो हम हाफ एम वी सी एम स्क्वायर लिख सकते हैं, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लिखे तो हाफ एम वी सी एम स्क्वायर इंटू के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, और टोटल काइनेटिक एनर्जी इज दिस, इसको सम करके हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, ये देखो, क्वेश्चन में पूछा हुआ है अ सॉलिड स्फीयर, क्या है बच्चों, सॉलिड स्फीयर, पहले तो याद रखना चाहिए सॉलिड स्फीयर। ओके, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है बच्चों, दैट इज 2/5 एम आर स्क्वायर।
अगर इसको एम के स्क्वायर से रिप्लेस करें तो आपको के स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/5 आर स्क्वायर। ये ध्यान रखना है। ओके, दे आर रे रोलिंग मोशन बॉडी possess a translation kinetic energy and rotational kinetic energy simultaneously. The ratio of translation kt upon kt plus kf रोटेशनल, सॉरी के आर, ये पूछा हुआ। तो के टी बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, हम हाफ एम वी सी एम स्क्वायर लिख सकते हैं। और टोटल काइनेटिक एनर्जी में हम क्या लिख सकते हैं इसको, हाफ एम वी सी एम स्क्वायर 1 प्लस, याद रखेंगे ये के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ये रेशियो निकालना है हमने। इट इज 1/1 प्लस, आप यहां से देखेंगे के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर विल बी 2/5। ये कितना हो जाएगा, 2/5। 2/5 करेंगे, इसको यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5/7। सो यू विल गेट दिस आंसर, दैट इज 5/7। ये आंसर हो जाएगा। यानी कि दिस इज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो ट्रांसलेशन और का और टोटल का रेशियो क्या हो जाएगा, 5:7। और ट्रांसलेशन और रोटेशन का आप देखेंगे तो ये 5:2 रेशियो होगा आपका। तो आंसर आपका इस केस में क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर ये डायरेक्ट ही पूछा हुआ है आपको क्वेश्चन, यानी कि अ बॉल रोल्स विदाउट स्लिपिंग। बॉल दिया हुआ है, a radius of gyration of the ball is k, the radius is r, then fraction of total energy associated with fraction of total energy, यानी कि फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद रोटेशनल एनर्जी, यानी कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी, यानी कि इट इज ट्रांसलेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बच्चों क्या होती है, हाफ एम वी सी एम स्क्वायर और ये के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये वाला पार्ट जो होता है ये आपको रोटेशन देता है। और टोटल में हाफ एम वी सी एम स्क्वायर, वन वन वाला पार्ट ट्रांसलेशन देगा और के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर रोटेशनल देगा। ठीक है, ये टोटल हो गई और ये आपकी रोटेशनल हो गई। तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। आंसर आपके पास आ जाएगा के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो आप यहां पर देखेंगे आपका आंसर हो जाएगा सी।